इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रचना। बिना वक्त गवाए शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट 100 की और अगले आधे घंटे आपको दिखाते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। जी हाँ, मैं हूं राजीव शर्मा। अगले आधे घंटे में आपको अपडेट करेंगे हर वो खबर जो रखती है आपसे सरोकार। शुरुआत नरेंद्र मोदी से। नरेंद्र मोदी की ताजपोशी ने से नाराज लालकृष्ण आडवाणी से मुलाकात करने सुषमा स्वराज और अनंत कुमार पहुंचे। कल आडवाणी मोदी के नाम के ऐलान के बगैर बुलाए गए बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में भी नहीं गए थे। बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनने के बाद दिल्ली से अहमदाबाद पहुंचने पर नरेंद्र मोदी का जबरदस्त स्वागत हुआ। मोदी की आवभगत के लिए एयरपोर्ट पर ही जश्न की तैयारी थी। गुजरात के तमाम मंत्री माला लेकर उनके स्वागत के लिए खड़े थे। जैसे ही दिल्ली में मोदी के नाम का ऐलान हुआ, अहमदाबाद एयरपोर्ट के पास उनके स्वागत के लिए बीजेपी कार्यकर्ता की जश्न की तैयारी थी। गुजरात के तमाम मंत्री माला लेकर उनके स्वागत के लिए खड़े थे। जैसे ही दिल्ली में मोदी के नाम का ऐलान हुआ, अहमदाबाद एयरपोर्ट के पास उनके स्वागत के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ना शुरू हो गया और फिर शुक्रवार रात करीब 10:30 बजे जैसे ही मोदी अहमदाबाद पहुंचे, ढोल नगाड़ों के साथ उनका जोरदार स्वागत हुआ। मोदी ने नई जिम्मेदारी मिलने पर ट्वीट किया है। उन्होंने एनडीए के सहयोगियों और बीजेपी आलाकमान का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने ये भी कहा कि 2014 लोकसभा चुनाव के लिए वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। इससे पहले शुक्रवार शाम को दिल्ली में बीजेपी संसदीय बोर्ड ने पीएम पद के उम्मीदवार के तौर पर नरेंद्र मोदी के नाम का ऐलान कर दिया। नाम का ऐलान खुद पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने किया। संसदीय दल ने यह फैसला किया है कि श्री नरेंद्र मोदी को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए। मोदी के नाम का ऐलान करने के बाद पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने उनका जोरदार स्वागत किया। मोदी को माला पहनाई गई और फिर उन्हें राजनाथ सिंह ने मिठाइयां भी खिलाई। मोदी को दूसरे बीजेपी नेताओं ने भी फूल मालाओं से लाद दिया। प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किए जाते ही मोदी ने ऐलान किया कि चुनाव में बीजेपी को जिताने के लिए जी जान लगा दूंगा। 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी विजयी हो, उसके लिए परिश्रम करने में कोई कमी नहीं रखी। आडवाणी खेमे की सुषमा स्वराज मोदी के नाम के ऐलान के वक्त मौजूद वहीं पर थी, लेकिन सुषमा थोड़ी उखड़ी सी नजर आई। मोदी को देने के लिए जब किसी ने सुषमा को गुलदस्ता आगे बढ़ाया तो उन्होंने पहले मना कर दिया। हालांकि बाद में उन्होंने मोदी को गुलदस्ता जरूर भेंट किया। बाद में जब सुषमा स्वराज ने मोदी को गुलदस्ता भेंट किया तो नरेंद्र मोदी ने सुषमा से आशीर्वाद लिया। पहले उखड़ी नजर आ रही सुषमा इस बार खुश दिखी और उन्होंने मोदी को आशीर्वाद भी दिया। लालकृष्ण आडवाणी की गैर मौजूदगी और नाराजगी के बीच में मोदी का नाम का ऐलान हो तो गया, लेकिन कमान मिलने के बाद नरेंद्र मोदी बीजेपी दफ्तर से सीधे आडवाणी का आशीर्वाद लेने के लिए उनके घर जा पहुंचे। इस दौरान मोदी ने आडवाणी को मिठाई भी खिलाई। आडवाणी बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में नहीं पहुंचे और नाराजगी भरा एक पत्र राजनाथ सिंह के नाम जरूर जारी किया, जिसमें उन्होंने राजनाथ के कामकाज को लेकर नाखुशी जाहिर की। दरअसल एक बार तो आडवाणी संसदीय बोर्ड की बैठक में जाने को तैयार भी हो गए। घर के बाहर गाड़ियों का काफिला भी सज गया, लेकिन ऐन वक्त पर उन्हें किसी का फोन आ गया। फिर उन्होंने पार्टी दफ्तर जाने का फैसला ही टाल दिया। एक तरफ जहां मोदी के नाम के ऐलान को लेकर बीजेपी के दफ्तर में चहल पहल थी, तो वहीं आडवाणी के घर सन्नाटा पसरा हुआ था। उनके आवास के फाटक बंद पड़े थे और आडवाणी घर के अंदर ही नाराज हताश बैठे हुए थे। बीजेपी में सबसे बड़ी जिम्मेदारी मिलने के बाद मोदी ने पहले आडवाणी से मुलाकात की और फिर वो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से भी मिलने पहुंचे। वाजपेयी के घर जाकर उन्होंने उनके पैर छूकर आशीर्वाद दिया। दिल्ली में बीजेपी दफ्तर के बाहर समर्थकों कार्यकर्ताओं की ऐसी भीड़ जुट गई कि मोदी खुद फंस गए। मोदी की गाड़ी टस से मस नहीं हो पा रही थी। करीब 20 मिनट तक नरेंद्र मोदी इसी तरह भीड़ में फंसे रहे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने मोदी के नाम के ऐलान का स्वागत किया है। कार्यकर्ता तहे दिल से स्वागत करते हैं, हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सब मिलकर साथ बढ़ेंगे और हिंदुस्तान में एनडीए की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे।
कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी छोड़ चुके बीएस येदियुरप्पा ने मोदी की ताजपोशी का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि वो एनडीए में भी शामिल होने को तैयार हैं। बीजेपी की सहयोगी पार्टी शिरोमणि अकाली दल ने मोदी के नाम के ऐलान का स्वागत किया है। पार्टी नेता और पंजाब के डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल की पत्नी हरसिमरत कौर ने भी कहा कि लोग मोदी को पीएम बनते हुए देखना चाहते हैं। बीजेपी संसदीय बोर्ड ने जैसे ही पीएम पद के उम्मीदवार के तौर पर मोदी के नाम का ऐलान किया, अहमदाबाद में जश्न शुरू हो गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मोदी के नाम के नारे लगाए। गुजरात के जामनगर में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। आतिशबाजियां की गई और ढोल नगाड़े की थाप पर बीजेपी के लोग झूम उठे। बीजेपी नेताओं का जश्न गुजरात के सूरत में भी देखने को मिला, लेकिन यहां भाजपाई जोश में होश खोते नजर आए। बीजेपी के केंद्रीय दफ्तर में मोदी के नाम का ऐलान होते ही जश्न शुरू हो गया, लेकिन ये जश्न देर रात तक चलता रहा। मोदी समर्थक रुक रुक कर नारेबाजी करते रहे और पटाखे जलाते रहे। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनने पर जम्मू कश्मीर में बीजेपी नेताओं ने जश्न मनाया। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह दिल्ली में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने के लिए वहां मौजूद थे। उनके संसदीय क्षेत्र गाजियाबाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों ने जमकर नारे भी लगाए। गाजियाबाद में जश्न मना रहे करीब 1 दर्जन बीजेपी कार्यकर्ता और व्यापारियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इन सभी को पुलिस ने कोतवाली घंटाघर में बैठा लिया। लखनऊ लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार को लेकर संशय बरकरार है। बीजेपी के पोस्टर से मौजूदा सांसद लालजी टंडन गायब हो गए हैं। बताया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी लखनऊ सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। अयोध्या के संत समाज ने चौभुजी मंदिर पर एक दूसरे संत को चंदन लगाकर मिठाई खिलाकर बधाई दी। संतों के मुताबिक बीजेपी को पहले ही मोदी को प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में पेश करना चाहिए था। मोदी के नाम का औपचारिक ऐलान होते ही गोरखपुर में लोग सड़कों पर उतर आए। बीजेपी दफ्तर में मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। इतना ही नहीं, लोगों ने एक दूसरे पर फूलों की बारिश की। राजस्थान बीजेपी के नेताओं ने इस फैसले पर खुशी जताई। राजनाथ सिंह ने फैसले को देश हित में करार दिया। राजस्थान के झालावाड़ में मोदी समर्थकों में भी खूब जोश देखा गया। जोश से भरे कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली निकाली और नरेंद्र मोदी के पक्ष में खूब नारे लगाए। मोदी के पीएम पद की दावेदारी के पीछे नागपुर का बड़ा हाथ रहा। नागपुर में भी मोदी के नाम का ऐलान होते ही पार्टी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी पर मोदी के नाम पर मोहर लगने से हर कहीं जश्न का माहौल है। झारखंड के बीजेपी दफ्तर में कार्यकर्ताओं ने जमकर डांस किया। कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों की धुन पर खूब नाचे। नरेंद्र मोदी को बीजेपी ने अपना चेहरा बना लिया। बड़ा सवाल यह है कि राहुल गांधी के नाम का कांग्रेस कब ऐलान करेगी। भाजपा ने क्या किया उनके पार्टी के अंदर, उनसे हमारा क्या लेना देना है। हम देश के तरक्की की तरफ देखते हैं। हम काम में वहाँ लगे हुए हैं। इनके पास और कुछ, इनकी पूछने और कहने पे हम क्यों ऐलान करेंगे? बिल्कुल नहीं, ये हमारा तरीका ही नहीं है। कांग्रेस प्रवक्ता रेणुका चौधरी ने यह भी कहा कि राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में कोई तुलना नहीं हो सकती। अगर आप इसमें मोदी और राहुल गांधी को मुकाबले में क्यों लाते हैं, मुझे समझ में नहीं आती। राहुल एक नौजवान लड़का है, सारा देश का युवा उनके साथ है। कांग्रेस पार्टी के पास, हमारे पास पूरा गैलेक्सी ऑफ स्टार्स है। भाजपा के पास और कौन है? इधर बीजेपी से अलग थलग महसूस कर रहे आडवाणी पर कांग्रेस का प्यार उमड़ आया। कांग्रेस प्रवक्ता रेणुका चौधरी ने कहा कि आडवाणी में अभी बहुत दम है। आडवाणी जी सुलझे हुए लीडर हैं और मैंने सोचती हूँ कि आडवाणी जी का चैप्टर कहीं खत्म हो जाए तो भाजपा सोच रही है। देखा जाएगा आडवाणी जी का कंट्रीब्यूशन उस पार्टी का, और उनकी अकल इन लोगों से 100 गुना ज्यादा है। देखा जाएगा, पिक्चर अभी बात है। पीएम पद के लिए मोदी की उम्मीदवारी पर दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करते हुए कहा कि आखिरकार बीजेपी आरएसएस और रामदेव की धमकियों के आगे झुक गई। नरेंद्र मोदी को पीएम पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया गया। क्या अब भी हम ये मान लें कि आरएसएस एक सांस्कृतिक संगठन है?
बीजेपी ने मोदी के नाम का ऐलान तो किया तो कांग्रेस ने मोदी पर सवाल उठा दिए। केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा ने मोदी पर निशाना साधा और कहा कि मोदी पीएम पद के लिए व्याकुल हुए जा रहे हैं। मोदी और बीजेपी के नाम पर इंडिया न्यूज ने एक खास सर्वे करवाया। सर्वे में लोगों से पूछा गया कि क्या आपने कभी बीजेपी को वोट दिया है, तो 60% ने हाँ में जवाब दिया। करीब 59% लोगों ने कहा कि उन्होंने कभी कांग्रेस को वोट दिया है, जबकि 41% लोगों ने नहीं में जवाब दिया। मोदी पर हुए सर्वे में हमने पूछा कि मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने के फैसले को सही माना जाए या फिर गलत, तो करीब 65% लोगों ने इसे सही माना। क्या मोदी बीजेपी को 272 सीटें दिला सकते हैं? सवाल के जवाब में 49% लोगों ने हाँ कहा और 51% लोगों ने कहा कि मोदी ऐसा नहीं कर सकते। क्या मोदी को मुसलमान वोट देंगे? इंडिया न्यूज के ओपिनियन पोल में चौंकाने वाले नतीजे आए। 48% लोगों ने कहा मोदी को मुसलमानों के वोट मिल सकते हैं। हमने पूछा कि मोदी और आडवाणी में आप किसे पसंद करते हैं, तो इस पर 65% लोगों ने मोदी का साथ दिया। महज 38% लोग आडवाणी के साथ दिख रहे। इंडिया न्यूज के ओपिनियन पोल में 68% लोगों ने मोदी को बेहतर सरकार देने के योग्य उम्मीदवार माना, जबकि 32% लोगों ने राहुल गांधी पर भरोसा दिखाया। ओपिनियन पोल से पता चला कि देश के 44% लोग महंगाई से दुखी हैं, तो भ्रष्टाचार से करीब 56% लोग परेशान हैं। जब ये पूछा गया कि क्या मोदी की दावेदारी से क्षेत्रीय दल कमजोर होंगे, 52% लोगों ने इसके पक्ष में मत रखा, जबकि 48% लोगों ने कहा कि क्षेत्रीय दल कमजोर नहीं होंगे। ओपिनियन पोल में यह सवाल पूछा गया कि क्या मोदी के पीएम उम्मीदवार बनने से जातिगत राजनीति खत्म हो जाएगी। इस सवाल पर 55% लोगों ने हाँ में जवाब दिया। खबर अब निर्भया गैंगरेप से जुड़ी, जिसमें 4 गुनहगारों को फांसी की सजा सुना दी गई। दिल्ली के साकेत कोर्ट ने इन 4 के गुनाह को ग्रेवेस्ट ऑफ फेयर मानते हुए इन्हें फांसी की सजा सुनाई है। 4 गुनहगारों को फांसी की सजा सुनाई जाने पर निर्भया के घर वालों ने खुशी जाहिर की। जिन 4 को फांसी की सजा सुनाई गई है, उनमें मुकेश कुमार, पवन गुप्ता, विनय शर्मा और अक्षय ठाकुर शामिल हैं। इन 4 को रेप, हत्या के मकसद से अगवा करना और लूटपाट करने समेत 13 धाराओं में दोषी ठहराया गया है। जैसे ही साकेत के फास्ट ट्रैक कोर्ट के एडिशनल सेशन जज योगेश खन्ना ने फैसला सुनाया, 4 गुनहगार कोर्ट को रूम में फूट कर रोने लगे। जज ने कहा कि जिस तरह का जघन्य अपराध एक असहाय लड़की के साथ किया गया है, उसके लिए मृत्युदंड से कम कोई सजा नहीं दी जा सकती। निर्भया के गुनहगारों को फांसी की सजा सुनाए जाने पर उनके माता पिता ने खुशी जताई है और कहा कि अब जाकर उसकी आत्मा को शांति मिली है। मैं इतना खुश हूँ कि अब मतलब अपने मन से बयान नहीं कर सकता। मैं इस फैसले से मैं बहुत खुश हूँ। मतलब कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। काफी लंबे समय सांस फंसी हुई थी, आज राहत की सांस आई और हमारे बेटी को भी आत्मा को शांति मिली। निर्भया गैंगरेप के 4 गुनहगारों को मिली फांसी की सजा के बाद साकेत कोर्ट के बाहर खुशियां मनाई जाने लगी। महिलाएं मिठाई का डिब्बा लेकर आई थी और जैसे ही फैसला आया, इन सब ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई। निर्भया गैंगरेप के 4 गुनहगारों को फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि अब निर्भया, उसके परिवार वालों और देश को इंसाफ मिला है। दामिनी को इसमें न्याय मिला है, उसके फैमिली को न्याय मिला है और न्याय देवता ने समाज के ऐसे विद्रोही लोगों के लिए एक नया एग्जाम्पल रखा है। बचाव पक्ष के वकील ने फैसले पर सवाल उठाए हैं। वकील एपी सिंह ने कहा कि ये सियासी दबाव में फांसी की सजा सुनाने का फैसला कोर्ट ने लिया है। बचाव पक्ष के वकील ने सवाल उठाया कि क्या इस फैसले के बाद देश में रेप की वारदात रुक जाएंगी। दिल्ली गैंगरेप पर फांसी की सजा सुनाए जाने की खबर मिलते ही अक्षय ठाकुर के घर में कोहराम मच गया। बिहार के औरंगाबाद में रहने वाले अक्षय के परिवार में रोना पीटना शुरू हो गया। निर्भया गैंगरेप केस में फांसी की सजा पाए अक्षय ठाकुर की पत्नी ने कहा है कि यह सजा उसे मंजूर नहीं है। वहीं अक्षय ठाकुर की मां भी फैसले से सदमे में है। उन्होंने कहा कि उनकी बहू और पोते को अब कौन देखेगा।
बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने चारों गुनहगारों को फांसी की सजा सुनाए जाने के फैसले का स्वागत किया है। कोर्ट के फैसले पर बीजेपी नेता और लोकसभा में नेता विपक्ष सुषमा स्वराज ने कहा, दिल्ली गैंगरेप केस में आए फैसले का हम स्वागत करते हैं। फिल्म अभिनेत्री बिपाशा बसु ने भी दिल्ली गैंगरेप के दोषियों को फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद ट्वीट किया कि आखिरकार निर्भया को इंसाफ मिल ही गया। ओडिशा के मलकानगिरी में पुलिस ने 14 नक्सलियों को मार गिराया है। यहां पुलिस और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस के जवान नक्सलियों को मार गिराने में कामयाब रहे। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आज छात्र संघ चुनाव के नतीजे आएंगे। कल यहां वोटिंग हुई थी, जिसमें करीब 40% छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया था। वहीं जेएनयू में भी आज ही छात्र संघ चुनाव के नतीजे आएंगे। यहां कल हुई वोटिंग के दौरान करीब 56% छात्र छात्राओं ने वोट डाले। जनता पर एक बार फिर से पेट्रोल बम फूटा है। पेट्रोल की कीमतों में ₹1.63 प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। वोटिंग के दौरान करीब 56% छात्र छात्राओं ने वोट डाले। जनता पर एक बार फिर से पेट्रोल बम फूटा है। पेट्रोल की कीमतों में ₹1.63 प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। पेट्रोल की कीमतों में सितंबर महीने में ही ये दूसरी बढ़ोतरी है। 1 सितंबर को पेट्रोल की कीमतों में ₹2.35 प्रति लीटर का इजाफा किया गया था। महज 13 दिन बाद ही दूसरी बार पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए गए। दाम बढ़ने के बाद दिल्ली में पेट्रोल ₹76 प्रति लीटर हो गया है, जो पहले ₹74.10 का था। मुंबई में पेट्रोल की ताजा कीमत ₹83.63 प्रति लीटर, कोलकाता में ₹83.62 और चेन्नई में ₹79.55 प्रति लीटर होगी। और उधर मुजफ्फरनगर में हालात लगातार सामान्य हो रहे हैं। इसे देखते हुए कल की ही तरह आज भी कर्फ्यू में 12 घंटे की ढील दी गई है। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक राहत लोगों को दी गई है। हिंसा के बाद हालात सामान्य होने पर कल सीएम अखिलेश यादव मुजफ्फरनगर का दौरा कर सकते हैं। सीएम के साथ एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव भी जा सकते हैं। मुजफ्फरनगर हिंसा को लेकर समाजवादी पार्टी नेताओं ने उनके बयानों में विरोधाभास सामने आया है। एसपी सुप्रीमो ने जहां इसे जातीय हिंसा कहा, तो वहीं अब उन्हीं के भाई और सरकार में कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव इसे महज एक हादसा बता रहे हैं। सांप्रदायिक दंगा नहीं था, ये जातीय संघर्ष नहीं था, ये तो दुर्घटना थी। मुजफ्फरनगर में भड़की हिंसा की वजह से कारोबार के साथ साथ ट्रांसपोर्ट को भी करोड़ों का नुकसान हुआ है। जोधपुर जेल में बंद आसाराम की उस याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने अपने लिए अलग से सुविधाएं देने की मांग की थी। कोर्ट ने कहा कि आसाराम को उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें जेल मेन्यू के हिसाब से ही खाना मिलेगा। आसाराम ने जेल से रिहा होने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। आसाराम के वकील प्रदीप चौधरी ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है। 84 कोसी परिक्रमा के आखिरी दिन अयोध्या से सटे मखोड़ा में 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। अयोध्या फैजाबाद में कुल मिलकर 70 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं। फर्जी पासपोर्ट मामले में रामदेव के सहयोगी बालकृष्ण की देहरादून के सीबीआई कोर्ट में पेशी हुई। कानपुर के बर्रा इलाके में एक चलते सीएनजी ऑटो में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरे ऑटो को अपने आगोश में ले लिया। गनीमत रही कि ऑटो में बैठे ड्राइवर समेत 4 लोग वक्त पर बाहर निकलने में कामयाब रहे। पटना में बिजली विभाग के इंजीनियरों ने जमकर बवाल किया। एमडी संजय अग्रवाल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे इंजीनियरों के हंगामे पर काबू पाने के लिए पुलिस पहुंची, तो उन्होंने पुलिस पर ही पथराव शुरू कर दिया। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर इलाके में 2 गुटों के बीच सियासी रंजिश को लेकर हुई फायरिंग में एसपी नेता की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। गुजरात के खेड़ा में सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए।
मुंबई के मलाड इलाके में गणपति विसर्जन के दौरान तेज रफ्तार एम्बुलेंस की चपेट में आने से 5 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। पुलिस ने एम्बुलेंस चालक को गिरफ्तार कर लिया। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर खाकी दागदार हुई है। यहां रियासी जिले में एक लड़की ने 3 पुलिस वालों पर गैंगरेप का आरोप लगाया है। यूपी के प्रतापगढ़ में एक नाबालिग से गैंगरेप का मामला सामने आया। जिवारा इलाके में हुई इस वारदात के बाद पीड़ित को कुएं में फेंक दिया गया था। राजस्थान के अलवर में एक नर्सिंग स्टाफ पर महिला कैदी से रेप का आरोप लगा है। गाजियाबाद के इंद्रप्रस्थ इंजीनियरिंग कॉलेज में छेड़छाड़ मामले की जांच के लिए पुलिस पहुंची तो हंगामा शुरू हो गया। यहां की महिला गार्ड ने हॉस्टल के वार्डन पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। हरियाणा के करनाल के कुंजपुरा में छेड़खानी पर एक टीचर की जमकर पिटाई हो गई। बीच बचाव करने वालों में लेडी टीचर को भी लोगों ने नहीं बख्शा। ग्रेटर नोएडा के बादलपुर इलाके में एक परिवार ने यूपी सरकार में मंत्री कैलाश यादव पर धमकी देने का आरोप लगाया है। इस परिवार की लड़की को कुछ लोगों ने अगवा कर लिया था। घरवालों की शिकायत के बावजूद जब पुलिस ने लापरवाही बरती तो गुस्से में आकर इन लोगों ने मंत्री के घर के सामने नारेबाजी की। यूपी के लखीमपुर से पेशी के दौरान फरार हुए हिस्ट्री शीटर दोस्त मोहम्मद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बिहार के हाजीपुर में हत्या पर जबरदस्त हंगामा हुआ। यहां एक शख्स पर अपनी पत्नी की हत्या कर लाश गायब करने का आरोप लगा। गाजियाबाद के एक स्कूल टीचर पर अपने छात्र की पिटाई का आरोप लगा है। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में मिड डे मील खाकर 1 दर्जन बच्चे बीमार हो गए। गोटेगांव में प्राइमरी स्कूल में खाना खाने के बाद बच्चों के पेट में दर्द शुरू हुआ तो उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले में फंसे तेज गेंदबाज श्रीसंत का क्रिकेट करियर खत्म हो गया है। बीसीसीआई की अनुशासन समिति ने स्पॉट फिक्सिंग के एक और आरोपी अजीत चंदीला पर अभी फैसला नहीं सुनाया है। वहीं अंकित चव्हाण पर भी आजीवन पाबंदी लगाई गई है।